सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 25 सितंबर के जन सत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जन सत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। आज के संपादकीय में बात करी गई है 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर। असंतुलन की जड़ें, साठगांठ पर सख्ती, विकास की राह में समानता के सवाल। असंतुलन की जड़ें, इसमें ज़िक्र करा गया है एक बड़ी समस्या को लेकर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर पैरिटी को लेके। हरियाणा में लड़के और लड़कियों की संख्या में समानता लाने की दिशा में प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण समाज के एक बड़े हिस्से की सोच में बदलाव नहीं आना तो है ही, साथ ही सरकारी महकमों का लापरवाही रवैया भी इसमें इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है। नतीजा ये है कि राज्य कई वर्षों से लिंगानुपात में असंतुलन की समस्या से जूझ रहा है। निसंदेह जब तक लड़के लड़कियों में भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक स्थिति बदलने वाली नहीं। हालांकि राज्य सरकार के कुछ सुधारात्मक कदमों से लिंगानुपात में थोड़ा सुधार हुआ है। इस वर्ष 1 जनवरी से 22 सितंबर तक राज्य में लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 907 लड़कियों का हो गया है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 904 था। मगर चिंता की बात यह है कि राज्य के 11 जिलों की तस्वीर अब भी नकारात्मक है। इससे यही बदलता है कि राज्य में भ्रूण परीक्षण की पाबंदी पर सख्ती से अमल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सवाल यह है कि लिंगानुपात में असंतुलन क्यों है। दरअसल इसकी जड़ें सामाजिक सोच और पुरानी मान्यता में दबी हैं। इसे समाज आज तक उभर नहीं पाया। 90 के दशक में भ्रूण का पता लगाने की तकनीक का जो दुरुपयोग शुरू हुआ वह बढ़ता चला गया। इसे रोकने के लिए कई कानून बनाए गए, लेकिन उन पर सख्ती से अमल नहीं हुआ। वर्ष 2007 की जनगणना में हरियाणा में लिंगानुपात 861 तक गिर गया था। हालांकि राज्य में लगातार जागरूकता अभियान चलाने के बाद स्थिति थोड़ी सुधारी। वर्ष 19 में यह अनुपात 923 तक पहुंच गया, मगर पिछले वर्ष ये फिर घट गया। इससे स्पष्ट है कि सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। इस दिशा में ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। परिवारों को इस सोच को भी बदलना होगा जो बेटियों को आज भी बोझ मानते हैं। आज ज़रूरत है कि बेटियों के जन्म को सम्मान और समानता के नज़रिए से देखने की। ये देखिए, ये समस्या आएगी अगर अगर अवेयरनेस सही तरीके से सरकारी महकमों द्वारा नहीं पहुँचाई जाएगी समाज में, तो समाज एक पॉइंट पे आके ऐसे हाशिए पे आ जाएगा जब लड़कों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी और लड़कियों की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी, जो कि हरियाणा में बिल्कुल हमें देखने को मिल रहा है। अगला संपादकीय जिक्र करा गया 60 पर सख्ती। हर किसी का सपना होता है कि शहर में उसकी भी अपनी एक घर हो। इसके लिए वह अपने जीवन भर की पूंजी लगा देता है। खास कर मध्यम वर्ग के लोग इस सपने को पूरा करने के लिए अपने दैनिक खर्चे में कटौती कर बैंकों से कर्ज भी लेते हैं। मगर परेशानी तब बढ़ जाती है जब तय समय पर उन्हें घर नहीं मिल पाता। जाहिर है कि ये सब भवन निर्माताओं की मनमानी की वजह से ही होता है। ऐसे मामलों में कर्ज देने वाले बैंकों की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। देश भर में ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं जिनमें भवन निर्माताओं और बैंकों के बीच साठगांठ के आरोप लगे हैं। इसी घटनाक्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर के बाद अब मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज में घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को 6 नए मामले दर्ज करने की अनुमति दी है। हम जानते हैं कि बड़ी समस्या है आज की तारीख में कि लोग मकान लेते हैं, फ्लैट्स लेते हैं, बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में, उनका पोज़ीशन नहीं मिल पाता कभी भी, जबकि वो सारी किश्तें जमा कर रहे होते हैं, हर दिन जमा कर रहे होते हैं, हर महीने जमा कर रहे होते हैं। पर जब मौका आता है पोज़ीशन लेने का कि अब हमारा मकान दे दीजिए हमको, तब वो कभी नहीं होता है। प्रोजेक्ट कभी पूरे होते ही नहीं हैं। इसमें पहले सारा आरोप बिल्डर्स पे लगाया जाता था कि बिल्डर्स ही धांधली करते हैं। मगर धीरे-धीरे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता लगी, कहीं न कहीं नेक्सस यहाँ पे बैंक्स का भी है। बैंक्स के अधिकारी भी मिले हुए हैं, जो जवाबदेह नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बैंक ही तो अप्रूव करता है प्रोजेक्ट्स को। बैंक जब अप्रूव को तभी तो लोन आपको मिलता है कस्टमर्स को। बैंकों द्वारा सख्ती ना दिखाना भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को अपने मकान समय रहते नहीं मिलते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बढ़ती महंगाई इस दौर में शहरों में घर खरीदने के वास्ते रकम जुटाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में बैंकों से कर्ज लेना ही एकमात्र विकल्प होता है। मगर इन्हीं बैंकों के कर्मी भवन निर्माताओं के साथ साठगांठ कर
घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने लगे तो कर्ज की ये सुविधा ही मुश्किल में डाल देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष जुलाई में दिलाई एनसीआर में घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में जुड़े मामलों में बैंकों और भवन निर्माताओं के बीच साठगांठ की गहन जांच के लिए सीबीआई को 22 मामले दर्ज करने की अनुमति दी थी। ये ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि ये सिर्फ यहाँ पे भवन निर्माता ही जिम्मेदार नहीं है, यहाँ बैंक्स भी मिले हुए हैं। दरअसल शहरों में घर खरीदने वालों के लिए बैंकों ने ब्याज अनुदान योजना शुरू की है। इसके तहत बैंक स्वीकृत राशि सीधे भवन निर्माता के खातों में जमा करता है, जिन्हें तब वह स्वीकृत राशि पर किस्त का भुगतान करना होता है जब तक किस आवास खरीदारों को नहीं सौंप दिया जाता। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे 1200 से अधिक घर खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। ये लोगों ने भी पॉइंट आउट करा कि भैया बैंक्स भी मिले हुए हैं इसमें, जिन्होंने एनसीआर विशेष रूप से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में ब्याज अनुदान योजनाओं के तहत आवास बुक किए थे। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आवास का कब्जा अभी तक नहीं मिल पाया और बैंक उन्हें कर्ज की किस्तों का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बैंक नियम के विपरीत घर खरीदारों पर दबाव क्यों बना रहे हैं। साफ है कि बैंकों का यह रवैया आपसी मिलीभगत की ओर इशारा करता है और यही वजह है कि शीर्ष अदालत ने इन मामलों में कड़ा संज्ञान लिया है। दूसरी ओर सरकार को भी इस तरह के मामलों में गंभीरता लेनी चाहिए। विभिन्न परियोजनाओं के तहत घर खरीदने की पेशकश करने वाले भवन निर्माताओं और कर्ज देने वाले बैंकों पर नज़र रखने के लिए माकूल निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे कहीं न कहीं नुकसान हमारे मिडिल क्लास लोगों का हो रहा है, जिन्हें अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई का फल नहीं मिल रहा है। अगला है विकास की राह में समानता के सवाल। सोनम लवांशी जी को बढ़िया संपादकीय हमारे सामने। किसी भी समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि ये महिलाओं और बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। देश और समाज की प्रगति केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या चमकदार सड़क आंकड़ों से नहीं बाकी जाती, बल्कि इसका आकलन महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और उन्हें मिलने वाले अवसरों के आधार पर भी किया जाता है। बेटियों का सवाल केवल घर की चौखट तक सीमित रहने की चिंता से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये पूरी सभ्यता की दिशा और उसकी मूल्य प्रणाली का प्रश्न है। यदि देश की आधी आबादी को बराबरी का अधिकार और अवसर ना मिले तो किसी भी प्रगति का दावा खोखला ही साबित होगा। मगर ये कटु सच्चाई है कि भारत जैसे देश में आज भी बाल विवाह की काली छाया मौजूद है। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 20 से 24 वर्ष की 23% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो चुका था। यानी हर चौथी लड़की के बचपन की किताब अधूरी ही रह जाती है। ये कानून का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि संभावनाओं, सपनों और अधिकारों का हनन भी है। ये बात भी सच है कि पिछले करीब 3 दशकों में भारत ने इस मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 1993 में बाल विवाह की दर लगभग लगभग 50% थी, जो अब घटकर 23% रह गई है। मगर वर्ष 16 के बाद इस प्रगति की रफ्तार चिंताजनक रूप से धीमी हो गई है। मतलब हमने पॉजिटिव आउटकम देखे थे कि चाइल्ड मैरिजेस कम हो रही थी, मगर बाद में ये डिक्लाइनिंग रेट में भी कहीं न कहीं स्टैग्नेशन आ गया है। ग्रामीण भारत में बाल विवाह की दर 27% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में केवल 15% तक सिमटी है। सबसे गरीब तबके में ये दर 40% तक पहुंच जाती है, जबकि सबसे अमीर तबकों में ये मात्र 8% है। स्पष्ट है कि गरीबी और निरक्षरता कुप्रथा के सबसे बड़े कारक हैं। आर्थिक अभाव और सामाजिक दबाव मिलकर बेटियों के बचपन, उनके सपने और अधिकारों को छीन लेते हैं। बाल विवाह ने केवल बेटियों की शिक्षा के अधिकार का हनन करता है, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य और जीवन के लिए भी घातक है। उनकी उनकी एक तरीके से हेल्थ के लिए भी बड़ा ही डेंजरस है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 15 से 19 वर्षीय लड़कियों में गर्भावस्था और प्रसव से मृत्यु खतरा वयस्क महिलाओं की तुलना में कई गुना अधिक होता है। उन बच्चों की मृत्यु दर भी कहीं अधिक पाई जाती है। यानी यह कुप्रथा केवल सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि जीवन और मौत का प्रश्न है। जिस समाज में माँ और बच्चे दोनों असुरक्षित हों, वहाँ सभ्यता के विकास के सारे दावे बेमानी और हो जाते हैं। बिल्कुल बेमानी ही हो जाते हैं। इस अंधकार से निकलने का सबसे प्रभावी मार्ग दिशा है, एजुकेशन है, शिक्षा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि यदि सभी लड़कियां प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें तो बाल विवाह की संभावना 14% तक घट जाती है, और यदि माध्यमिक शिक्षा पूरी कर लें तो ये संभावना लगभग 64% तक कम हो सकती है। ये आंकड़े इस तथ्य को साबित करते हैं कि बेटी की असली सुरक्षा दीवारों से, दहेज की रकम से या समय से पहले किए गए विवाह से नहीं, बल्कि उसकी शिक्षा, आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता संभव है। ये देख रहे हैं आप मेन, अगर हम उन्हें मजबूत जिम्मेदार बनाएंगे तो हम उनके भविष्य और बेहतर कर सकते हैं। कुछ राज्यों ने इस दिशा में ठोस काम किए हैं। अब झारखंड ने नेशनल फैमिली सर्वे 4 के दौरान वहाँ बाल विवाह की दर लगभग
38% थी, जो एनएफएचएस 5 में घटकर 32% हो गई है। ये सब में जो पूरा पॉजिटिव आउटकम देखने को मिला झारखंड में, अच्छी बात है। हाल ही में राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर 25-30 की कार्य योजना बनाई है, जिसने तहत लड़कियों को शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस तरह के प्रयास ये उम्मीद जताते हैं कि बदलाव संभव है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ऐसे उदाहरण अभी सिर्फ अपवाद हैं, सामान्य स्थिति नहीं। यहाँ तक बुनियादी सवाल उठता है कि जब वर्ष 2006 का बाल विवाह निषेध अधिनियम मौजूद है, तो भी ये समस्या क्यों बनी हुई है? इसका सीधा उत्तर है कि कानून और योजना तब तक असरदार नहीं होती, जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलती। असम ने वर्ष 2023 में बाल विवाह के खिलाफ सख्त अभियान चलाया, सैकड़ों शादियां रद्द की गईं और गिरफ्तारियां भी हुईं। मगर इसका दूसरा पहलू ये रहा कि कई गरीब परिवारों को आर्थिक और सामाजिक स्थिति अचानक हिल गई। ये अनुभव साफ करता है कि केवल दंडात्मक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। जब तक बेटियों और उनके परिवारों को बेहतर विकल्प, शिक्षा और आर्थिक अवसर उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, तब तक किसी भी कानून से स्थायी समाधान निकलने की उम्मीद कम है। भारतीय समाज का सबसे बड़ा संकट यह है कि बेटियों की सुरक्षा का अर्थ जल्दी विवाह में लगाया जाता है। मतलब एक तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ही गलत मीनिंग निकाल लिया है। शिक्षा की जगह हम सिर्फ उनके विवाह पर ध्यान दे रहे हैं, उनको उस जिम्मेदारी को टालने का प्रयास कर रहे हैं। समाज के एक ऐसे हिस्से का मान्यता है कि बेटी तभी सुरक्षित है जब कम उम्र में उसका विवाह कर दिया जाए। यह सोच ही उसकी सबसे बड़ी असुरक्षा है। असली सुरक्षा है तब है जब वह पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने, अपने फैसले लेने की क्षमता हासिल करे और जीवन को अपने दम पर जी सके। चारदीवारी में कैद कर देना या कम उम्र में विवाह कर देना जिस किसी भी दृष्टि से सुरक्षा नहीं बल्कि अन्याय है। परिवारों को यह समझना होगा कि बेटी बोझ नहीं बल्कि उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही पूरे घर और समाज की ताकत बन सकती है। यह सवाल सिर्फ बेटियों का नहीं, पूरी मानवता की प्रगति का है। लोकतंत्र पर समानता का दबाव तभी सर्वाधिक होगा जब बेटियों को भी वही अवसर मिले जो बेटों को मिलते हैं। ये सर्वाधिक प्रावधान मात्र नहीं, सभ्यता की असली कसौटी है। हमें बाल विवाह को केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं बल्कि लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों के खिलाफ अपराध के रूप में देखना चाहिए। बेटी को बचपन, उसकी शिक्षा और स्वतंत्रता उसका मूल अधिकार है, कोई उपकार नहीं। समाज इसे जितनी जल्दी स्वीकार करेगा, इतनी ही जल्दी सरकारी नीतियाँ भी असर दिखाएंगी। विकास का असली अर्थ तभी पूरा होगा जब उसका असर हर घर और हर बेटी की ज़िंदगी में दिखाई दे। बहुत ही बढ़िया संवाद की डिटेल में बताया कि हमको इस बड़ी समस्या को लेकर, जो कि समाज में अपनी जड़ें जमा चुकी है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी समाज ही झेल रहा है। तो फिलहाल इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।